नमस्कार। सभी बच्चों का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में पुनः स्वागत है। मैं हर्ष शर्मा। आज हिंदी की इस कक्षा में आपको पाठ 14 जिसका शीर्षक है बहू की विदा, उसका पठन कार्य करवा रही हूँ। बहू की विदा यह पाठ एक एकांकी रचना है। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला नाटक, जिसे अंग्रेजी भाषा में वन एक्ट प्ले कहा जाता है, जिसमें कहानी जो है पूरी वो एक ही एकांकी में एक ही अंक में पूर्ण होती है। बहू की विदा इस एकांकी में वर्तमान समाज की ज्वलंत समस्या जो है वो प्राचीन काल से भी हमारे समाज में चलती आ रही है, वह है दहेज प्रथा, जिसको लेकर हमारे समाज में अनेक समस्याएं और उत्पन्न हो रही हैं। परंतु आज भी हमें शिक्षित समाज में भी इस प्रकार की समस्या का एक पूर्ण हल नहीं मिल पाया है। उसी समस्या को इस एकांकी में लेखक ने उठाया है, एकांकीकार ने उठाया है। तो बहू की विदा जो ये पाठ है, इसमें जो मुख्य पात्र हैं हमारे, उन पात्रों में जीवनलाल, राजेश्वरी, रमेश, कमला और प्रमोद हैं, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। इस कहानी में अगर हम विशेष रूप से लें तो ये कमला के जीवन पर आधारित है और उसके जो सास ससुर है, ससुराल का जो पक्ष है, जीवनलाल और राजेश्वरी, उनके साथ ये पूरी एकांकी चलती है। विनोद रस्तोगी द्वारा लिखित इस एकांकी की विशेषता यह है कि उन्होंने इस एकांकी में जो समस्या उठाई है, उसके साथ साथ में अंत में इस एकांकी में उसका समाधान भी दिया है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले बहू की विदा इस एकांकी के पात्रों के विषय में जानते हैं। तो जो पात्र हैं, पात्र विवरण इस प्रकार है। जीवनलाल एक धनी व्यापारी है, उसकी अवस्था जो आयु है लगभग 50 वर्ष की है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है, जिसकी अवस्था, उसकी आयु 46 वर्ष की है, 46 वर्ष की वो मानी गई है, 46 की। रमेश जीवनलाल का पुत्र है, अवस्था 22 वर्ष है उसकी। कमला रमेश की पत्नी, अवस्था 19 वर्ष मानी गई है, जो बहू है जीवनलाल और राजेश्वरी की। और प्रमोद कमला का भाई है, जिसकी अवस्था अर्थात उसकी आयु 23 वर्ष मानी गई है, 23 वर्ष का उसको बताया गया है। ये है हमारा पात्रों का परिचय। अब एकांकी में, जो एकांकी एक संक्षिप्त नाटक होता है, एक ही अंक का भाग, जिसमें हमें नाटक की तरह हर एक दृश्य को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। जैसा इस एकांकी में दर्शाया गया है कि कमरा आधुनिक ढंग से सजा हुआ है, मॉडर्न कमरा है, पुराना नहीं है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से, बिल्कुल विनम्रता के साथ खड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर निराशा जन्य अर्थात निराशा से भरे हुए और दया के भाव हैं, वो दुखी है किसी बात को लेकर। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहता है, क्या निर्णय लिया आपने? अपने पिता से पूछ रहा है। जीवनलाल ने कहा, विदा नहीं होगी, यहाँ बहू की विदाई की बात हो रही है। प्रमोद, हर लड़की अपना सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। यहाँ बताया गया है कि एक बहू को उसका भाई प्रमोद जो है वो विदा करवाने के लिए आया है, क्योंकि सावन का महीना है और हमारे समाज में ये प्रथा है कि लड़कियां सावन के महीने में अपने मायके जाती हैं। इसी प्रथा का निर्वाह करते हुए, उसको निभाते हुए, प्रमोद जो कमला का भाई है, वो उसको ससुराल से लेने के लिए आया है। और उसका कारण भी वो बताता है कि क्यों लेने के लिए आया, क्योंकि सावन में हर एक जो नव विवाहिता है या जो बहू है घर की, वो अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर अपने मायके में वो समय बिताना चाहती है। तो प्रमोद के कहने पर कमला का जो ससुर है वो कहता है, जीवनलाल मैं जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से उब रहे हो, अर्थात उन्हें वो बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। यहाँ संपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरह से जीवनलाल के चेहरे के भाव है या वो क्या काम कर रहे हैं। प्रमोद ये जानकर भी जीवनलाल अपना निर्णय सुना चुका हूं, अर्थात मैंने जो निर्णय लिया था वो तुम्हें मैंने बता दिया है, विदाई नहीं होगी। प्रमोद जो कमला का भाई है वो कहता है, यदि मैं कमला को बिना लिए गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा, अर्थात मेरी माँ को बेटी के ना आने का बहुत दुख होगा। जीवनलाल,
ने कहा मैं मजबूर हूँ, मगर माँ बहन का इतना ही ख्याल अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल है तो पूरा दहेज क्यों नहीं दिया, वो उससे प्रश्न करता है। प्रमोद बड़े दीनता भरे भरे करुणा भरे स्वर में दुखी होकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया, अर्थात जितनी हमारी योग्यता थी, जितना देने में हम सक्षम थे उतना हमने दे दिया। फिर भी अगर बात अधूरी है, वाक्य अधूरा रहता है। जीवनलाल बड़े कड़े स्वर में कठोरता से, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, अर्थात हम जैसे अमीर घर में विवाह न करके अपनी बराबरी के गरीब घर में करते। झोंपड़े में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। यहाँ कटाक्ष कर रहे जीवनलाल प्रमोद की उस गरीबी पर कि तुमने झोंपड़ी में रहकर अर्थात गरीब होते हुए एक बड़े घर से नाता अर्थात रिश्ता क्यों जोड़ा। आगे इसका विवरण देते हुए लेखक कहते हैं, हमारे एकांकीकार जो है, प्रमोद हाथ जोड़कर, जी वो लड़की का भाई है इसलिए वो बिल्कुल विनम्र है, वो उसके ससुर के आगे ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे उसकी बहन के घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। जीवनलाल उठकर आवेश में टहलते हुए बड़े क्रोध से जो भरकर वो टहल रहा है इधर उधर, देना तो दूर बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। अब वो शिकायत कर रहा है कि जिस समय विवाह हुआ और बारात आई थी घर में तो उनकी खातिरदारी भी अच्छी तरह से नहीं की गई, उनकी आवभक्त भी नहीं की गई, उनको अच्छी तरह से खिलाया पिलाया भी नहीं गया। भरी बिरादरी में अर्थात हमारा जो वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उसमें हमारी बहुत हंसी हुई, उसकी करारी चोट का घाव आज भी हरा है, अर्थात वो पीड़ा हमें आज भी हो रही है। जो हमारी रिश्तेदारी, हमारी बिरादरी हमारा मजाक उड़ाते हुए हमारा जो अपमान करती है, उसकी पीड़ा आज भी हमारे मन में है। ये जीवनलाल कहता है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी को विदा करवाना है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे अर्थात दवाई भेजे, और जीवनलाल के अनुसार वो दवाई दहेज की बाकी रकम है, पैसे हैं। प्रमोद यह आप क्या कह रहे हैं, प्रश्न करता है। जीवनलाल ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तब होगी जब 5,000 रुपए नकद दायां हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख दोगे। उसने अपना हाथ आगे फैलाया और कहा कि जब इस हाथ पर 5,000 रुपए लाकर रख दोगे, नकद रुपए के रूप में हमें दोगे, तभी लड़की की विदा होगी। प्रमोद ये तो सरासर अन्याय, ये तो बिल्कुल अन्याय वाली बात है, तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, इनजस्टिस कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। शिकायत आपको हमसे है, उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा, अर्थात आपकी बहू ने आपका क्या बिगाड़ा है। अगर दहेज नहीं दिया तो उसके मायके वालों ने नहीं दिया है, जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं। अगर रमेश बाबू होते, अर्थात वो उसके पति अपने जीजा के विषय में कहता है कि अगर वे होते तो वे शायद मान जाते। जीवनलाल तो वह क्या कर लेता, अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहते हैं, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है, अर्थात वो मेरे सामने कुछ भी नहीं बोलेगा, वो मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। वो कमला के भाई प्रमोद को ऐसा कहने पर बदतमीज कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, अपमान कर रहे हो मेरा। प्रमोद अपमान से तिल मिलाकर, ये शब्द सुनकर प्रमोद को लगता है कि उसका अपमान हो रहा है और वो गुस्से से भरकर, बाबूजी बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु किंतु उसकी आवाज दुख से भरी हुई है, ये न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल हाँ हम भी बेटी वाले हैं। यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है क्योंकि यहाँ हाँ के साथ साथ वाक्य जो है वो अधूरा हो रहा है और एक स्वीकृत वाक्य है, एक आश्चर्यजनक वाक्य भी है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी की है, गौरी उनकी बेटी है जीवनलाल जी की, वो खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। एक मुहावरा है, दंग रहना मतलब हैरान रह जाना। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए। आंखों दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। दर्द मिश्रित आवेश, तुम मेरी बराबरी करोगे, दर्द से भरे हुए और क्रोध करते हुए, हूँ बेटी वाले होकर भी हमारी
मूंछ ऊंची है, समझे। मूंछ ऊंची भी यहाँ एक मुहावरा है, अर्थात हमारा अब भी सम्मान है कि हमने उस सम्मान को अपने बनाए रखा है कि हमने दहेज दिया है। यहाँ इस वाक्य में एक कटाक्ष किया है हमारे लेखक ने, हमारे एकांकीकार ने, कि आज भी समाज में लोग दहेज देने को एक सम्मानजनक कार्य समझते हैं, दहेज का लेना और देना भी। प्रमोद जी अधूरी बात छोड़ देता है। जीवनलाल, रमेश गया है गौरी को विदा करवाने। एक तरफ रमेश अपनी बहन गौरी को विदा करवाने के लिए गया है और दूसरी तरफ जो प्रमोद है वो अपनी बहन कमला के ससुराल में आया है उसको विदा करवाने के लिए। इन दोनों घटनाओं का वर्णन इस एकांकी में किया गया है। कलाई पर बंधी घड़ी देखकर कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। ये जीवनलाल देख रहे हैं घड़ी को। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी, तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, समझे। वो चेतावनी दे रहे हैं प्रमोद को। प्रमोद व्यंग्य से, कटाक्ष से, जो हमारी बहन है क्या वो आपकी कोई नहीं है? वो प्रश्न पूछते हैं उनसे कि मेरी जो बहन है क्या वो आपकी बहू नहीं है? जीवनलाल तेजी से बेटी और बहू को एक तराजू पर तोलना चाहते हो, अर्थात एक समान समझना चाहते हो, एक समान बता रहे हो। बेटी बेटी और बहू बहू, ये भी एक कटाक्ष किया एकांकीकार ने यहाँ कि आज के समाज में भी प्राचीन काल की तरह बेटी को हम किन्हीं और नियमों के तहत रखते हैं और बहू के साथ हम अलग सा व्यवहार करते हैं। प्रमोद, ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। मतलब आप जब अपनी बात पर अड़े हैं तो फिर मेरे द्वारा विनम्र प्रार्थना करना व्यर्थ का अर्थ है बेकार है। रुककर धीमे स्वर में प्रमोद, क्या जाने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल, जरूर, अवश्य मिल सकते हो। और हाँ, उसे ये भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए महरम लेकर विदा कराने कब आओगे, अर्थात मेरे लिए दहेज के बाकी रुपए जो 5,000 रुपए की रकम है उसे लेकर कब आओगे, ऊंचे स्वर में। अरे सुनती हो, गौरी की माँ अपनी पत्नी राजेश्वरी को आवाज देते हुए, जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिल ले आकर, सहज स्वर में, बड़े विनम्र स्वर में। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं जीवनलाल, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ लॉन में बाहर बगीचे में। वो दिखाते हैं कि मैं अपनी बेटी के आने के लिए कौन कौन सी तैयारियां कर रहा हूँ। प्रमोद थका सा सोफे के पास खड़ा है, अंदर से कमला आती है। एक दृश्य बताया गया है, चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है, जैसा हम चित्र में देख रहे हैं। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए हुए। प्रमोद भारी स्वर में, अर्थात दुख से भरे हुए स्वर में, जिसके कारण उनकी जो आवाज है वो भारी हो गई है। कैसी हो कमला? अच्छी तरह तो हो। कमला सिसकने लगती, अर्थात धीरे धीरे रोने लगती अपने भाई को देखकर। प्रमोद आर्द्र स्वर में, बहुत दुख भरे स्वर में, कमला रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। अपनी बहन के आंसुओं को मोती कह रहा है, मोती की संज्ञा दे रहा है कि तुम जो ये मोतियों की तरह आंसू बहा रही हो, यहाँ इनका महत्व समझने वाला कोई नहीं है। कमला फिर सिसकती हुई, धीरे धीरे रोती हुई, भैया क्या? प्रमोद, घबराओ मत, मैं जल्दी ही आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी। मतलब अगली बार जब मैं आऊंगा तब अवश्य तुम्हें विदा करवा कर ले जाऊंगा। मैं चोट का महरम लेकर आऊंगा, अर्थात जिसके कारण तुम्हारी विदाई नहीं हो रही है वो दहेज के रुपए मैं लेकर आऊंगा। कमला ना समझने के ढंग से महरम। कमला हर स्थिति को जानती है पर भाई के सामने वो दिखावा करते हुए कहती है कि मरहम। प्रमोद, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया, अर्थात दिल पर गहरी चोट लगी है। उन्हें मरहम अर्थात दहेज के रुपए चाहिए, दवाई चाहिए, और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपए। कमला चौंक कर, अर्थात हैरान होकर अपने भाई की ओर देखती है। एकांकी का जो दृश्य है वो फिर बदलता है। प्रमोद, तुम चिंता ना करो कमला, इस गिरे हॉल में भी मकान 7-8 हजार में बिक जाएगा। अब उनके घर की स्थिति बताई जा रही है कि कमला के मायके में उसके परिवार के पास, माता पिता के पास जो मकान है वो बहुत अच्छी हालत में नहीं है।
गिरी हुई हालत में है, कमरों की अवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी प्रमोद ये आशा करता है कि वो 7 या 8 हजार में बिक जाएगा मकान। कमला व्याकुलतापूर्ण आग्रह से वो व्याकुल होकर उनसे विनम्र प्रार्थना करती है, मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरे सुख और सुहाग की सौगंध है, अर्थात कसम है। साल 2 साल में बिमला का ब्याह भी आपको करना है। बिमला कमला की छोटी बहन है, तो कमला को उसकी भी चिंता है कि उसके विवाह में भी खर्च होगा। प्रमोद बीच में ही, लेकिन तुम कमला मेरी चिंता आप ना करें, सच विदा न होने से मुझे जरा भी दुख ना होगा। अपने दुख को छिपाते हुए प्रमोद, कमला कमला गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका। अपनी ननद के विषय में कमला कह रही है, हर समय हंसती हंसाती रहती है, उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, अर्थात अखरे का अर्थ है बिल्कुल अनुभव नहीं होगी। आप विश्वास करें भैया। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया देना ही पड़ेगा। कमला, कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रहोगी? प्रमोद पूरी स्थिति को समझ गया है और उसे लगता है कि दहेज की राशि के रुपए चुकाने ही पड़ेंगे। कमला उसको आश्वस्त करते हुए, दिलासा देते हुए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। मांझी ममता की मूर्ति, अर्थात मुझ पर बहुत स्नेह लुटाती हैं, प्यार करती हैं मुझे। बाबूजी जरा जिद्दी जिद्दी अर्थात हठी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे, अर्थात जितना समय बीतता जाएगा तो वे भी सारी बातें भूल जाएंगे। प्रमोद, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने अर्थात एक ही प्रकार के हैं, हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। प्रमोद ऐसा कमला से कहता है कि हो सकता है कि जो तुम्हारे प्रति उसने दिखा रही हो सिर्फ केवल दिखावा हो। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश, जो उसकी सास है कमला की, गोरा रंग है उसका, स्वस्थ शरीर है, सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने हुए हैं। एकांकी में उसके वेशभूषा के विषय में या एकांकीकार हमें बता रहे हैं। राजेश्वरी कैसा दिखावा, वो प्रश्न करती है। प्रमोद चौंक पड़ता है। प्रमोद और कमला उनकी ओर देखते हैं, क्योंकि एकदम से राजेश्वरी का प्रवेश होता है, दृश्य बदलता है। राजेश्वरी दूसरे सोफे पर बैठती हुई, बैठ जाओ तुम लोग, हंसती है। क्या बातें हो रही थी भाई? बहन में प्रश्न करती है उनसे, जो चित्र में दिखाया गया है कि वे बैठे हैं आपस में और बातचीत कर रहे हैं। प्रमोद बस कुशल क्षेम अर्थात हालचाल पूछ रहा था, शुभ हालचाल पूछ रहा था कि कैसी हो। राजेश्वरी, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने, अपने पति के विषय में पूछती हैं। प्रमोद मौन रहता है अर्थात चुप रहता है। कमला दृष्टि नीचे कर लेती है, अपनी आंखों को झुका लेती है। राजेश्वरी समझ गई, वो पूरी बात को समझ जाती है कि मेरे पति द्वारा आज्ञा नहीं दी गई है कमला को मायके जाने की। अपनी जिद के आगे तो वे किसी की नहीं सुनते, उनके स्वभाव के विषय में बताती है। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई, बोलो कितना रुपया चाहते हैं? फिर प्रमोद धीमे और उदास स्वर में कहता है धीरे से, 5,000। राजेश्वरी, बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना अर्थात उनकी तरफ फेंक कर कहना कि ये लोग कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती है, मैं अभी लाती हूँ। इन पंक्तियों में बताया गया है कि हमारे समाज में जो एक धारणा है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है, जो सास और बहू का जो संबंध है उसको हमेशा इस तरह से बताया जाता है कि जो सास है वो बहू का पक्ष नहीं लेती। पर इस एकांकी में राजेश्वरी का जो चरित्र में बताया गया है उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि राजेश्वरी अपनी बहू का पूर्ण रूप से पक्ष लेती है, वो दहेज नहीं चाहती है और वो आधुनिक समाज में एक नई सोच को पैदा करती है, एक नया विचार हमें देती है। प्रमोद, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद, जो कमला का भाई है, उसकी तरफ देखती है। प्रमोद, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत अर्थात मूर्ति बनी हुई सी स्थिर बैठी रहती है। राजेश्वरी लौटती हुई, ये क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते विदा ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ,
अपनी बेटी की, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह अर्थात रास्ता देखती होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। अपनी कमर से कुंजियों अर्थात चाबियों का जो गुच्छा है उसको निकालकर वो अपनी बहू कमला की ओर बढ़ाती है। जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकालना, चाहे इकट्ठे करके तिजोरी में बंद करके पैसे रखे गए हैं जो प्राचीन समय में रखे जाते थे जब बैंकों में रुपया जमा नहीं करवाया जाता था। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती है। इसमें हमें ये बताया गया है कि किस तरह बहू और सास का आपस में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार है। राजेश्वरी जाती क्यों नहीं, गुच्छा कमला के हाथ में थमाती है उन चाबियों का। जल्दी कर, कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है अर्थात रोने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। यहाँ हमें सास और बहू का आपसी जो स्नेह है वो बताया गया है कि किस तरह से सास एक बहू को बेटी की तरह मानती है। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया। तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा ये भी देख लेना कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। यहाँ कटाक्ष करता है जीवनलाल प्रमोद को सामने देखकर। राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में तुम ही एक नाक वाले हो, सब नक कटे हैं। यहाँ इसका अर्थ है कि तुम्हारा ही सम्मान है और बाकी सभी अपमानित व्यक्ति हैं, किसी का सम्मान नहीं है। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है, वो अपनी पत्नी से कहता है। प्रमोद, तुम्हें बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं वो नाक मूछ होते हुए भी नक कटा है, मुझ कटा है, अर्थात उसका अपमान किया जाता है समाज में, उसको सम्मानित नहीं माना जाता। जिसके पास पैसा है उसी को नाक और मूछ वाला अर्थात सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। नेपथ्य से हॉर्न का स्वर, नेपथ्य मतलब रास्ते से, घर के बाहर जो रास्ता है उससे एक हॉर्न का स्वर आता है। जीवनलाल कहते हैं प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से अपनी पत्नी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। वे अपनी बेटी का स्वागत बड़ी प्रसन्नता से करते हुए अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। अपने घर में अंदर अपनी बेटी का अच्छे से गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं। राजेश्वरी अंदर चली जाती है। कमला पर्दे के पीछे खड़ी है। तभी बाहर से रमेश, जो कमला का पति है, वो आता है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह है, भाव है उसके। बरसाती कोट सोफे पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार पर पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में कहते हैं, गौरी कहाँ है? रमेश धीमे स्वर में, वो नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी। रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर क्या हुआ? रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। जीवनलाल, जैसे छाती पर किसी ने घूसा मार दिया, अर्थात इतनी गहरी चोट जीवनलाल को लगती है। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? वो प्रश्न करते हैं। रमेश कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजरों में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं के, लोभी का अर्थ है लालची। राजेश्वरी, वापस आकर उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो, अर्थात उन्हें उनकी बुराई क्यों कर रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच दें, अर्थात अपने घर को भी बेचकर दहेज की जो रकम है उसको पूरा करें, पर बेटे वालों की नाक मुंह सिकड़ी रहती है, अर्थात वे हमेशा बुरा ही मनाते रहते हैं, अपनी नाक को ऊंचा ही उठाए रखते हैं। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत, यहाँ शराफत और इंसानियत की बात जीवनलाल कर रहे हैं, जो थोड़ा समय पहले इन दोनों चीजों को ताक पे रखकर किससे, कमला के भाई से दहेज मांग रहे थे, प्रमोद से। राजेश्वरी बीच में अब शराफत और इंसानियत की दुहाई दे रहे हो। कुछ देर पहले तो वो उसको याद दिलाना चाहती है कि तुम भी तो यही व्यवहार कर रहे थे। जीवनलाल, चुप रहो। वे गुस्सा हो जाते हैं। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो की अधूरी बात रह जाती है। जीवनलाल अनसुनी कर देते हैं बात को। मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान
किया है। मैं गुस्से से भरकर, राजेश्वरी तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल चीख कर गौरी की मां गुस्सा करते हैं अपनी पत्नी पर। राजेश्वरी अब भी आंखें नहीं खुली, अर्थात अब भी तुम्हें वास्तविकता का पता नहीं लगा। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक साथ नहीं समझोगे न सुख मिलेगा न शांति। ये बहुत बड़ी बात राजेश्वरी यहाँ कहती है इस पंक्ति में कि जब हम अपने परिवारों में बहू और बेटी में अंतर करना बंद कर देंगे तो समाज से ये दहेज प्रथा जैसी समस्या पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं, व्याकुल होकर वे हाथ मल रहे हैं, परेशान हैं, सिर नीचे झुका है। विनोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। अब उनको वास्तविक स्थिति समझ में आ रही है। राजेश्वरी अगर हर बेटे वाला ये याद रखे कि वो बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाएंगी, सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जीवनलाल रुककर पत्नी की ओर देखते हैं। शायद तुम ठीक कहती हो। अब जीवनलाल को बात समझ में आ गई है कि वो क्या गलती कर रहे थे। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर, प्रमोद मेरी गाड़ी का समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्द ही आऊंगा, विश्वास रखें। इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना अर्थात दहेज के रुपए लाना नहीं भूलूंगा। जीवनलाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित अर्थात अपमानित मत करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट करके दे दिया, अर्थात मुझे सबक सिखा दिया है। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से, बाबूजी। जीवनलाल निश्वास छोड़कर अर्थात गहरी लंबी सांस छोड़कर, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा, अर्थात उनको अपनी बेटी के ससुराल से जो चोट लगी उस चोट ने उनके लिए एक दवाई का अर्थात एक शिक्षा का काम किया। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो अर्थात देख रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू की विदा नहीं करनी है क्या। कमला हर्ष से खुश होकर आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं, धीरे से, मंद का अर्थात है धीरे से, और तभी धीरे धीरे यवनिका जो पर्दा है वो गिरता है। इस तरह विनोद रस्तोगी ने समाज की इस समस्या का एक बहुत सटीक यहाँ पर हल भी दिया है इस एकांकी के अंत में, कि जब हम एक दूसरे के दर्द को, एक दूसरे की समस्या को अपनी समस्या समझेंगे तभी समाज से इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों का अंत किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे इस पाठ से एक और शिक्षा लेंगे कि वो अपने जीवन में कभी भी, स्त्री और पुरुष कोई भी है या लड़का और लड़की दोनों, इस शिक्षा को ग्रहण करेंगे कि वो अपने जीवन में दहेज लेंगे और न देंगे, तभी हमारे समाज से ये एक जो सामाजिक बुराई है ये खत्म होगी और तभी हम इसको जड़ से अपने समाज से उखाड़ पाएंगे। सभी बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस पाठ में जो आपको इसकी व्याख्या जो दी गई है पाठ की उसको पूर्ण रूप से समझ पाएं और इस वीडियो का लाभ उठा पाए। इसी आशा के साथ कि सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से समझेंगे और किसी बच्चे को अगर किसी पाठ से संबंधित वीडियो की आवश्यकता हो तो मुझे मेरे दूरभाष नंबर पर बता सकते हैं। आपकी जो समस्या होगी उसका हल अवश्य मिलेगा। एक शिक्षिका होने के नाते मैं आपको इस बात से पूर्णतः आश्वस्त करती हूँ कि आपकी हर समस्या का हल मेरे इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, चाहे वो व्याकरण से संबंधित प्रश्न हो या किताब अभ्यास सागर, ज्ञान सागर से संबंधित या किसी भी कक्षा से संबंधित कोई भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो उसके विषय में आप मुझे बता सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।